भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी सेक्टर पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफ कीपिंग और संबंधित फाइनेंशियल सर्विसेज को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस फैसले से निवेशकों को और एक्सचेंजों पर क्या असर पड़ेगा? तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ फिन लॉ के मैनेजिंग पार्टनर पीएम मिश्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पर। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस कानून का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, इसकी प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट को देख लीजिए और पॉलिटी सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज को देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो चीजें जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के नियम और कानून के खिलाफ है और आप उसको आइदर छुपा रहे हैं या ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं उसके वजह से बहुत सारी चीजें, जैसे आप अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन का नतीजा ये हो जाए कि उस फंडिंग को लेके कोई टेररिज्म कर ले। सो मनी लॉन्ड्रिंग को अगर विस्तार से बताया जाए, बहुत सारे प्रोविजंस उसमें है, बट अगर नॉर्मल कॉमन मैन को बताया जाए, समझाया जाए, तो यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग वो है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को छुपा रहे हो या कोई अवैध ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो। ये एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है फॉर कॉमन मैन, जनरल पब्लिक के लिए। जनरल कॉमन मैन के लिए अपनी डेफिनेशन बताइए। अब क्या ये बताइए कि अब क्या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हर तरह के ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि जो ये आया है नया फैसला, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनके तरीके से देखा जाए कि एक्सचेंजों की टेंशन क्या और बढ़ जाएगी? इसके बारे में समझाइए थोड़ा सा। देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो एक ग्लोबल स्टफ, एक ग्लोबल चीजें। आप जो ट्रांजैक्शन ये कर रहे हैं इसमें कोई सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल। आप भारत में बैठ के यूएसडीटी ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, अमेरिका भेज रहे हैं, अलग जगह पे भेज रहे हैं, कौन उसको परमिशन दे रहा है? आरबीआई तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब ये आपको जानना जरूरी है, अगर गवर्नमेंट इसको पीएमएलए के अंडर ला रही है, उसको आज पर करंट नॉर्म्स अगर उसको डिफाइन किया जाए, तो मेरे मन में भी ये सवाल उठता है, क्या क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट लीगल टेंडर मान रही है? क्योंकि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग, हम बोल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लीगल टेंडर। बिल्कुल। सो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर बन रहा है? और रही बात क्रिप्टो एक्सचेंज की, क्रिप्टो एक्सचेंजेस में दो तरीके का काम है, एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज, एक पीयर टू पीयर एक्सचेंज। पीयर टू पीयर में सिर्फ एक्सचेंज डेटा रखता है, केवाईसी रखता है, नो योर ट्रांजैक्शन रखता है, लेकिन बहुत जगह पे वो केवाईसी नहीं रखते जी। दूसरी बात, जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसमें पूरी केवाईसी होती है, ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये इंफॉर्मेशन को जब गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा, तो जिस तरीके से बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अलग एंटिटी जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जिस तरीके से शेयर करते हैं एफआईयू के साथ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ, उसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंजेस शेयर करेंगे। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीजें हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए जी, जिसे वो बोल सकते हैं हम रेगुलेटेड है। बिल्कुल। और बल्कि मेरा सवाल भी अगला यही था कि थोड़ा सा और बारीकी से समझाएं आप कि किस तरह की जानकारियां साझा करनी होगी, क्योंकि पहले तो सिंपल होता था केवाईसी को लेकर, लेकिन आपको और कई तरह की जानकारियां साझा करनी पड़ेंगी एक्सचेंजेस को। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बारीकी से बताएं। अब इसको और थोड़ा डेप्थ अगर मैं एनालिसिस करूं, अगर आप बैंक, अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रही है एक्सचेंज पे, आप बैंक से भेज नहीं सकते पैसे उनको अपनी क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए, ठीक है? तो कैसे भेजते हो? यूएसडीटी से भेजते हैं। अब ये यूएसडीटी कहां से खरीद के ले आए? कैश में खरीद के ले आए। उसकी लिमिट क्या है? तो अब क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के पास जितने डेटा आएंगे कि आप बॉम्बे में रहते हैं, आपकी एड्रेस ये है, आपने इतने बिटकॉइन खरीदे, मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जाएगी, इनकम टैक्स के साथ शेयर होंगी। अगर कल को उस ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी हुई, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पिक्चर में आएगा जी। तो लिमिट से लेके कितनी लिमिट होनी चाहिए ऑलरेडी सबको पता है, कितनी कैश लिमिट है, कितनी बैंक लिमिट है, तो वो सारे चीजों से रिलेटेड होगा। तो जब जब कोई जो इलीगल ट्रांजैक्शन, क्योंकि आज के डेट में जितने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन इंडिया में है, अगर सच मायने में देखा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस
आर नॉट अंडर, वो गवर्नमेंट को पता नहीं है, वो अपने परव्यू में प्राइवेट एक बंदा दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो कि बहुत ही डरावनी सच्चाई है। कोई किसी को भी फाइनेंस कर सकता है किसी चीज के लिए। बिल्कुल तो सही बात ये है। क्रिप्टो एक्सचेंज को, अगर क्रिप्टो एक्सचेंज के पास रहेगा तो सब सही होगा मेरे हिसाब से। देखिए एक कंफ्यूजन अभी भी निवेशकों के मन में बना हुआ है कि क्या इसको लीगल टेंडर अभी भी, क्योंकि देखिए साफ तौर पे नियम अभी भी बहुत साफ नहीं है। एक तरफ टैक्स लगा दिया जाता है, एक तरफ पीएमएलए के दायरे में ले आया जाता है, लेकिन अभी भी निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि निवेशक के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, निवेशक कंफ्यूज है, और शायद मुझे जिस तरीके से एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, मुझे तो लग रहा है कि गवर्नमेंट कंफ्यूज तो नहीं करना चाहती। पहली तो बात इनकम टैक्स आया, अब पीएमएलए आया, अब ये बात है पहले क्या आना चाहिए, जो क्रम है, जब तक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तब आप रेगुलेटरी बॉडी के बिना एनफोर्समेंट की बात कर रहे हो। आप बैंक की रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, तो आप आरबीआई के जरिए बैंक को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, और आप उसके ऊपर गेजेट नोटिफिकेशन दे रहे हो कि आपको ये सारी चीजें माननी पड़ेगी। क्वेश्चन ये भी होता है कि ये चीज मानते मानते इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टली ये लोग जाके उनके साथ बात करेंगे अगर कोई चीज हुआ नहीं, तो ये कंफ्यूजन लगातार है। और रही बात निवेशक जिस तरीके से कंफ्यूज्ड है, ये वाकई होना चाहिए जी, होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई आंसर नहीं, अगर मुझे पूछा जाए नहीं है, आंसर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जैसे पीएमएलए एक्ट के दायरे में अगर मान लीजिए ये क्रिप्टो को साफ तौर पे सरकार लेके आ रही है, तो इससे निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कई तरह के सेटबैक ऑलरेडी निवेशकों को लग चुके हैं। अब ऐसे में क्या असर इस फैसले का देखने को मिल सकता है? सच बताऊं, ये आने के बाद बहुत सारे एक्सचेंज जो इलीगल तौर पे बहुत सारे चल रहे हैं इंडिया में हर एक सिटी में, मैं मेरे हिसाब से अगर जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन 100 अलग अलग घर में एक्सचेंज चला रहे हैं, अपने चीजों की बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी चला रहे हैं। सही बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब निवेशक वो एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है, अब उनके लिए एक एक्सक्यूज मिल गया है। बहुत सारे चीजें हैं जो अपनी रिजर्व के बारे में कोई खुल्लम खुल्ला कहीं पर ओपनली बता नहीं रहे, उनके पास रिजर्व क्या है, ना कोई सर्टिफाइड डिटेल्स है। तो निवेशकों के लिए खतरा यह है कि कहीं एक्सचेंज ये ना बोलते, देखिए अभी पीएमएलए आ गया और आपने तो कैश में खरीद के मुझे दिया था बिटकॉइन, अब बताइए, उनको एक्सक्यूज मिल गया, और निवेशक जो गलत तरीके से ही एक्वायर किया हुआ है, वो डर के शायद अपनी डिजिटल एसेट, अपनी वर्चुअल एसेट खो दे। ये मेरा एनालिसिस है। नहीं बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा मेरा आखिरी सवाल की बिटकॉइन से जुड़ा ही हुआ है, आप बिटकॉइन की बात कर रहे थे। हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से क्रिप्टो पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। बिटकॉइन की बात करें तो 21,800 का लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी मैंने जैसे आपको बताया कन्फ्यूजन है। वहीं दूसरी ओर फेड को लेकर कई तरह की चीज़ें आ रही हैं, ब्याज दरों को लेके। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी बिटकॉइन को लेकर क्या सपोर्ट लेवल रहना चाहिए? देखिए, आज जो सपोर्ट लेवल है, अगर मुझे पूछा जाए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डील कर रहे हैं उस तरीके से, एक्सचेंजेस हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मैं दुबई में बैठा हूं और ये एक हब बन चुका है। तो यहाँ पे जब उन लोगों से बात किया जा रहा है, एक चीज तो पता लग रहा है कि सपोर्ट लेवल फॉल्स है। वो सपोर्ट लेवल 31,800 नहीं, बल्कि उससे नीचे होना चाहिए। और ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में लोग देखें कि बिटकॉइन 15,000 वापस आ सकता है 15,000। ये एक फॉल्स नैरेटिव चल रही है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बहुत मैनिपुलेशन उसमें होता है, जैसे हर मार्केट में होता है, उस तरीके से है। बट अभी बुल रन या उससे आगे जाने का कोई संभावना एटलीस्ट जून तक तो दिखता नहीं। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि किस तरीके कई तरीके के नैरेटिव क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो उसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और हमें लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। बिजनेस टुडे बाजार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।